प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मनु के संदर्भ में राजपद या राजतंत्र के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मनु के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। मनु के प्रमुख राजनीतिक विचार। विद्यार्थियों, मनु के प्रमुख राजनीतिक विचारों को निम्न बिंदुओं में हम स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर बात करें, मनु के परराष्ट्र संबंधी विचार, मनु का मंडल सिद्धांत, मनु की षड्गुण नीति। सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों मनु के परराष्ट्र संबंधी विचार पर, तो मनु ने राज्य के 7 अनिवार्य अंग बताए हैं। उनमें से एक अंग मित्र भी है। मित्र का तात्पर्य है कि पड़ोसी राज्यों के वे राजा जिनके साथ राजा का मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, वे राजा मित्र कहलाते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों की संख्या अधिक होने से राज्य पर शत्रु के आक्रमण का कोई भय नहीं रहता है। अतः एक योग्य शासक दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक शब्दावली में इसे राष्ट्र संबंध कहते हैं। विद्यार्थी, एक राजा यह संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाता है वह राष्ट्र नीति कहलाती है। मनु ने परराष्ट्र नीति के संबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का विस्तृत उल्लेख किया है। अब यहाँ पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो परराष्ट्र संबंधी नीति के अंतर्गत मनु के सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना करेंगे। परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष में मनु ने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं: उपाय, मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीति। अब बात करें सबसे पहले उपाय की, तो उपाय में मनु ने उन बातों का उल्लेख किया है जिनका प्रयोग करके पड़ोसी राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं तथा पड़ोसी शक्तिशाली शत्रु राजा को भी कमज़ोर किया जा सकता है। ये उपाय निम्न हैं। नंबर 1 पर साम, दूसरे पे है दाम, तीसरे पे है दंड और चौथा है भेद। इन 4 उपायों के माध्यम से किस तरीके से पड़ोसी राज्यों के राजा को मित्र बनाया जाए और किस तरीके से शत्रु राज्य के राजा को दमन किया जाए, इन उपायों के अंतर्गत विद्यार्थियों बताया गया है। सबसे बात पहले करें साम पर, तो साम के अंतर्गत मनु ने साम का अर्थ बताते हुए कहा कि विजयी राजा के प्रति प्रेम प्रदर्शन करके, विशेष आभार प्रदान करके उस राजा को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना ही साम नीति कहलाता है। दूसरे नंबर पर है दाम। दाम का अर्थ है कि विपक्षी राजा को धन संपत्ति का लालच देकर अपने वश में करना ही दाम कहलाता है। तीसरा है दंड। विद्यार्थियों, जब शत्रु राजा किसी भी तरह वश में न हो रहा हो तो उस पर बल का प्रयोग करके उसे अपने अनुकूल बनाने को विवश कर दिया जाता है, जिसे दंड कहा जाता है।
और चौथे नंबर पर है भेद। तो विद्यार्थियों, शत्रु पक्ष के सहयोगियों और मित्रों में पारस्परिक फूट पैदा करके उनमें मतभेद उत्पन्न कर जब शत्रु की शक्ति को यथासंभव क्षीण कर दिया जाता है, एक राजा को विवेकपूर्ण रूप से इन उपायों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को अपने पक्ष में करने का प्रयास विद्यार्थियों करना चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत राज्य की सुरक्षा का एक सिद्धांत है। मंडल का केंद्र बिंदु विजुगुप्सु राजा होता है। मनु ने राज्य की कुल 72 प्रकृतियाँ यहाँ बताई है, जिनका विवरण इन प्रकार से है: शत्रु, मित्र, मदस्य और उदासीन। ये राष्ट्रमंडल में मनु ने 4 प्रकार के राज्य बताए हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 12 है, अर्थात 5 सदस्य राष्ट्र अग्रभाग में और 4 पृष्ठभाग में, 1 मध्यम और 1 उदासीन और 1 विजिगुप्सु। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 सदस्य हैं। प्रत्येक राज्य की 5 प्रकृतियाँ मनु ने बताई है विद्यार्थियों: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दंड। अतः इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्यों अर्थात राजाओं की कुल संख्या 72 प्रकृतियाँ यहाँ पर बनती हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों षड्गुण नीति की। तो 6 गुणों वाली यह नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे किसी राज्य के लिए अपनाई जाती है। इसके गुण निम्न हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विभाव। तो सबसे पहले बात करें संधि पर, तो राजा द्वारा किसी तत्कालीन अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर दूसरे राष्ट्र से मेलजोल करने को मनु ने संधि कहा है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। अब सेकंड की बात करें हैं तो वो है विग्रह। एक राजा द्वारा दूसरे को पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। जब राजा को शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ध्यान हो अथवा किसी मित्र पर आक्रमण हुआ हो तो राजा के द्वारा यह नीति अपनाई जाती है। फिर आती बात यान। राजा द्वारा विजय की इच्छा से दूसरे राज्य पर किए जाने वाले आक्रमण को यान कहते हैं। मनु परामर्श देते हैं कि यान का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि शत्रु पक्ष संकटग्रस्त हो और उसकी सेना सशक्त हो। षड्गुण नीति के अंतर्गत चौथी नीति है विद्यार्थियों आसन। युद्ध की प्रतीक्षा करना ही आसन कहलाता है। युद्ध की प्रतीक्षा करना ही आसन कहलाता है, उचित समय पर आने पर आक्रमण करना। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है क्योंकि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है। इस नीति में राजा आक्रमण की पहल नहीं करता है और अपने को रक्षा के लिए तैयार रखता है। अगली नीति है संश्रय। आपत्ति के समय रक्षा के लिए किसी दूसरे राजा की शरण प्राप्त करना ही संश्रय कहलाता है।
अगली नीति आती है विद्यार्थियों द्विविध भाव। जब राजा अपनी सेना के एक अंश को सेनापति के अधीन कहीं दूसरी जगह रखता है और एक हिस्से को अपने नियंत्रण में कहीं और रखता है तो यही द्विविध भाव या दोहरी नीति विद्यार्थियों कहलाती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि वह अपनी सेना को शक्तिशाली समझता है तो उसे वह 2 भागों में बांट ले। तो इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों हमने मनु के राजनीतिक जो विचार थे उन पर चर्चा की और उसके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में हमें यहाँ पर चर्चा की और परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत भी उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक 2 पक्ष होते हैं जिनके बारे में सैद्धांतिक पक्ष पर यहाँ हमने चर्चा की है। धन्यवाद।